नमस्कार मित्रों, मैं राजेश। मेरे इस नए प्लेटफॉर्म और नए चैनल स्टोरी विद आरजे के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, और ऐसे ही व्यक्तित्व आज मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर सफलता प्राप्त की है। मेरे साथ है विक्की बनेरिया जी। विक्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को राधे राधे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया, जो मुझे अपनी जर्नी शेयर करने को मौका दिया है। दोस्तों, विक्की जी की सफलता के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत लंबी चर्चाएं होने वाली है, जिनमें मेरे ख्याल से मेरे से कुछ गलती, विक्की जी से कुछ गलती हो सकती है, जिसके लिए मैं आपसे अग्रिम या पहले ही उस चीज के लिए क्षमा मांगता हूं और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। भाई मैं भी आपसे यही बोलूंगा कि मुझसे भी कोई सी गलतियां होगी, पर मैं अपनी चीजें सब क्लियर बताऊंगा। और मैं गाँव क्षेत्र से हूँ, हो सकता है मेरी लैंग्वेज भी दिक्कत करेगी, इसलिए आपसे मैं भी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हमारा दोनों का मकसद सिर्फ यही रहेगा कि हम लोगों को बताएं अपनी चीजें, और आने वाले समय में और भी लोग इस चीज से सीख के यहाँ बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी सफलता पर तो बात करेंगे ही विक्की जी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक किसान पुत्र से लेकर भारतीय रेलवे का इंजन चलाने तक का यह सफर सफर वाकई में बेमिसाल है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप भी एक दिन उसी ट्रेन को लीड करेंगे, फ्रंट सीट पर बैठेंगे? नहीं भाई, ऐसा कभी सोचने को तो नहीं आया था, पर तो मेरी मतलब पूरा परिवार शुरू से ही रेलवे में लगा हुआ है, और मेरे खेत भी जस्ट रेलवे ट्रैक के साइड में है। तो जब भी मुझे ख्याल आया ना कि मुझे आगे कुछ करना है, जॉब वगैरह इन फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले मेरा ख्याल सिर्फ रेलवे से आया था, क्योंकि रेलवे से पारिवारिक जो संबंध था मेरा, अच्छा। वो बहुत गहरा था। मेरे दादाजी भी रेलवे में थे, मेरे बड़े पापा भी आज रेलवे में है, और मेरे बड़े भाई भी रेलवे में है। अच्छा। और मुझे इस चीज का गर्व है कि मेरा परिवार रेलवे में है। और मतलब ख्वाहिश थी मेरी कि यार मैं अपना क्षेत्र में एक नाम करूं, और आज मैं आपके सामने एक असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर पेश हूँ। विक्की जी, लेकिन मैं जहां तक आपको कुछ सालों से जानता हूँ, मुझे नहीं लगता था कि आप इस प्रकार से पढ़ाई को समय दे पाएंगे और इस तरीके से अपने आप को परिवर्तित करेंगे। एकदम से पढ़ाई की ओर कहाँ से लगाव हुआ आपको? नहीं भाई, सही बात है आपकी कि पढ़ाई में इतना मेरा रुझान शुरू से भी नहीं रहा है। तो पर ये कहते हैं ना कि मजबूरी और जरूरत इंसान को बदल देती है, बस उसी चीज ने मुझे बदला है। हाँ। और मुझे और भी लोगों के लिए कुछ करना था। अच्छा। लोगों की हेल्प करना था, तो उसके लिए मुझे खुद को साबित करना था। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मैं लोगों के लिए कुछ ऐसा करूंगा जो सभी से अलग होगा। तो विक्की जी, मैं मेरा ये आपका इंटरव्यू लेने का मकसद हमारे और आपके और बीच का ही नहीं है। तो मैं उन विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर आपसे सवाल करूंगा जो कि इस इस प्रकार की परीक्षा या एमपी पुलिस या अन्य प्रकार की परीक्षाओं में सहभागिता कर रहे हैं और उनकी तैयारी कर रहे हैं, सक्सेस को पाने के लिए संघर्षरत हैं। तो मैं उनको ध्यान में रखकर पहले सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में थोड़े सवाल करूंगा कि किस प्रकार से रेलवे इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराता है, किस प्रकार से सवाल पूछता है, किस है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन इस परीक्षा को लेकर है कि ये जो परीक्षा आपने असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा पास की है, वो कितने चरणों में होती है? भाई ये एग्जाम थोड़ा टफ, मतलब रेलवे का थोड़ा टफ एग्जाम कहलाता है। और इसमें 3 चरण होते हैं, जिसमें सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, फिर थर्ड नंबर पे आता है साइको। अच्छा। और फिर उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल भी A1 स्टैंडर्ड का आता है। मतलब रेलवे के सबसे टफ मेडिकल में यही आता है। अच्छा। तो जैसे आपने बताया 3 चरणों में होता है ये एग्जाम। तो सीबीटी 1 में किस प्रकार से सवाल होते हैं, कि इतना समय दिया जाता है बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट को, और कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं? सीबीटी 1 की बात करें तो भाई सीबीटी 1 में 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है, और करंट अफेयर। तो आप इस सीबीटी 1 में किस प्रकार से अपने आप को तैयार किया था? भाई मैंने सही कहूँ ना, तो जिस दिन ये नोटिफिकेशन नहीं आता ना, उससे पहले मेरी तैयारी चालू हो चुकी थी। अच्छा। तो मैंने खुद को सीबीटी 1 के लिए तैयार करा था। पर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के पोर्शन कम से कम 80% सिलेबस सेम होते हैं। अच्छा। तो जो बंदा सीबीटी 1 पे फोकस करेगा ना, उसका सीबीटी 2 में बहुत बेनिफिट होता है। तो सीबीटी 1 की बात हुई हमारी। सीबीटी 2 के बारे में थोड़ा बताइए, जिससे कि कुछ। भाई सीबीटी 2 में, मतलब सीबीटी 2 दो पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट 1 जो मेरिट बनाता है, और पार्ट 2 जिसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे आपकी जिस ट्रेड में आप जिस ट्रेड में हो, आप जिस फील्ड में हो, हाँ। उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अच्छा। तो उसमें अधिकतर लड़कों को मतलब पार्ट बी में बहुत दिक्कतें आती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि पार्ट ए में भी आपको नंबर चाहिए, क्योंकि अच्छा। मेन अगर एलपी किसी को बनना है, तो सबसे मेन फोकस होता है पार्ट ए।
अच्छा। उस पे अगर आपकी कमांड है, उस पर आपका नंबर आए, तभी आप मेरिट में बाहर नहीं होगे, क्योंकि आज के समय में मेरिट में बाहर होना बहुत दिक्कत करता है। जैसे कि आपने दोनों चरणों के बारे में बताया, लेकिन एक खास चरण भी होता है इसमें साइको, जो कि मेरे लिए या अन्य जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए एक नया शब्द है, नया एग्जाम है। तो थोड़ा साइको के बारे में इस प्रकार से बताइए कि हम उसको समझ सकें, किस प्रकार की मेंटेलिटी चेक होती है, किस प्रकार से एग्जाम ऑर्गेनाइज होता है उसका, क्योंकि शब्द भी नया है और कई सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानते नहीं है। तो थोड़ा डिटेल से बताइए साइको के बारे में। भाई साइको में लगभग अभी मतलब मैं मेरा एग्जाम का बताता हूँ, 5 बैटरी आई थी। अच्छा। तो पाँचों बैटरी में आपको टी स्कोर 42 लाना रहता है, मतलब पाँचों बैटरी में आपको क्वालिफाई करना रहता है। अच्छा। अगर आप किसी भी एक बैटरी में हम्म। डिस्क्वालीफाई हुए, हम्म। तो आप पूरे पेपर एलपी का जितना रास्ता आपने तय करा, आप बाहर हो जाओगे। अच्छा। और अभी जैसे कि बैटरी थर्ड था, जिसमें दिक्कत आई थी हिडन क्यूब, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, तो अधिकतर लड़कों को वहां दिक्कत आई थी। दिक्कत ये होती है कि बंदे को पूरा कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ता है, उसमें फोकस मेन रहता है, क्योंकि उसमें सेकेंडों का खेल है। अच्छा। अगर आप इधर उधर चेहरा भी करोगे ना, तो आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन गायब हो जाएंगे। अच्छा। उसमें मतलब सेकंड का इतना खेल है कि कहीं कहीं का जैसे बैटरी रहती है, जैसे हमें बैटरी मिली थी, जैसे 3 मिनट या 2 मिनट या 2.5 मिनट में हमको 72 क्वेश्चन टच करना पड़ता है। अच्छा। और जैसे क्लॉक आती है, क्लॉक अपने को पूरा पढ़ के करना पड़ता है, उसका टाइम हमको इस बार 5 मिनट दिया था। मतलब ऐसे करके ना टाइम टाइम की दिक्कत होती है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तो बहुत दिक्कत करता है साइको। अच्छा। बाकी साइको में थोड़ा ये सही बात है आपकी कि थोड़ा अलग है, टफ भी है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस, उसमें वो मेन होता है प्रैक्टिस। अच्छा। जितना हो आपको उतनी प्रैक्टिस करना चाहिए। और ऐसा नहीं सरल आता है पार्ट, मतलब CBT2 के जो पार्ट बी है ना ट्रेड, उससे तो ठीक है, उससे मतलब प्रैक्टिस में हो जाता है ठीक साइको। अच्छा। तो आपने तीनों चरणों के बारे में बताया, तो अगर ऐसी कोई सी परेशानी जिससे नहीं पड़ी हो या परेशान हुए हो कि यार ये तो काफी टफ है, मेरे से नहीं होगा, ऐसा कोई तीनों चरणों में कोई सा चरण लगा हो आपको? हाँ भाई था ना, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने CBT1 की तैयारी इतनी तरीके से करी थी कि CBT2 में 80% सिलेबस मेरा कंप्लीट था। तो भाई जब CBT2 मतलब CBT1 क्वालिफाई, मुझे पता था मेरे नंबर इतने थे कि मुझे कोई मेरिट से बाहर नहीं कर सकता था CBT1 के लिए। अच्छा। तो मैंने दूसरी बार जब CBT2 की तैयारी करने के लिए गया था, तो मैंने कुछ दिन तक CBT2 के लिए पार्ट ए के लिए पढ़ाई करी, फिर बाद में पार्ट बी जो ट्रेड था, जो अच्छा। मुझे सबसे टफ लगा पूरे एग्जाम, मतलब पूरे पेपर जितने चारों पेपर थे उसमें सबसे टफ लगा था मुझे पार्ट बी। तो जब CBT2 की तैयारी करी, तो मैंने अधिकतर टाइम मेरा CBT2 में मेरी ट्रेड को दिया था। और मेरी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थी, जो 2 साल की थी, जिसे मुझे तैयार 20 दिन, मतलब पहला हमारा जो एग्जाम था ना, वो 20 दिनों में कंप्लीट होना था। लेकिन किसी कारणवश, या हो सकता है भगवान की मर्जी थी, कि 20 दिन का जो एग्जाम था वो कैंसिल हो गया। क्योंकि उस टाइम पे ट्रेड, और मुझे नहीं, अधिकतर लड़कों को ट्रेड में दिक्कत है, क्योंकि अगर आप पार्ट ए में 90 नंबर भी लेके आओगे, तो पार्ट बी में अगर आप ट्रेड में फेल हो गए हो, तो आपके 90 नंबर में कोई भी मतलब नहीं, आपके एक भी नंबर नहीं है, मतलब ऐसा है। और ट्रेड की तैयारी मैंने ऐसी करी थी कि पहले कुछ टाइम पहले मैं पढ़ता था, तो एक ही सर से पढ़ता था, पर जैसे ही मुझे टाइम मिला ना, मैंने खुद को पूरा पूरा फोकस सिर्फ उसी पे करा था, क्योंकि मैं अगर ट्रेड में पास नहीं होऊंगा, तो पार्ट ए का नंबर नंबर करूंगा क्या। तो मैंने उस चक्कर में 2-3 साल, मतलब जितने साल मुझे ट्रेड में, जहां मैं अपने आप को अच्छा कर सकता था, क्योंकि क्वेश्चन जितने उतने लगाए मैंने ट्रेड में, ऐसा कर लिया था खुद को कि सिर्फ ट्रेड ही पढ़ना है मुझे। शायद को ये सभी चरणों को पास करने के बाद आपका मेडिकल भी हुआ होगा। हाँ। तो उस चरण को आपने पास करने के लिए कुछ अलग से कुछ तैयारी की थी या फिर सारी उनके ऊपर डिपेंड होती थी? नहीं भाई, जैसे मुझे पता था कि मैंने जैसे बोला ना आपको कि पार्ट ए मेरा मेन था, पार्ट ए मैंने देखे थे नंबर, मेरे बहुत नंबर थे। तो मुझे उस टाइम पे पता लग गया था कि यार मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, बस मुझे साइको क्वालिफाई करना है। तो मैंने साइको में मेहनत करी है, पर इतना नहीं दिया फोकस, पर ठीक है, मुझे पता था कि मैं इतने में क्वालिफाई कर लूंगा। तो जैसे ही साइको हुआ, फिर मेरा रिजल्ट आया, पैनल आया, मुझे पता लग गया कि मैं मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो गया हूँ। उस टाइम से फिर थोड़ा सा मैंने अपने आप पे, बॉडी पे ध्यान दिया है, थोड़ी सी रूटीन चेंज कर दिया, सुबह उठना चालू कर दिया था, आंखों पे ज्यादा ध्यान दिया, खाने पीने में चेंज कर दिया था, थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह से दूर हो गया था। अच्छा। अपने आप को आराम देने लगा था। मेडिकल के बाद? हाँ, मेडिकल के टाइम पे। अच्छा। ये तो हुई हमारी एग्जाम को लेकर बातें, चरणों को लेकर बातें, अपने आप को प्रिपेयर करने के तौर तरीकों के बारे में। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपकी लोको पायलट में नौकरी लगी है, सफलता प्राप्त की है, तो उसकी शुरुआती पैकेज, शुरुआती सैलरी के बारे में थोड़ा हमें बताइए, जिससे कि सैलरी आती है उसकी थोड़ा। जैसे रेलवे, आपको पता है रेलवे सैलरी के मामले में बहुत अच्छा है। अच्छा। और फैसिलिटी भी काफी अच्छी मिलती है, जो डिपेंडेंट रहती है ना अपने से, उनको भी फैसिलिटी मिलती है, अपने जो डिपेंडेंट रहती है फैमिली में।
और सैलरी पैकेज एलपी जैसे मैंने अभी ज्वाइनिंग नहीं करी है, मेरी हाल ही में ज्वाइनिंग है, तो उस टाइम पे मुझे सैलरी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, पर जो बेसिक पे और अभी शायद डीए मिलेगा मुझे। अच्छा। अभी और भी चीजें जो मुझे ट्रेनिंग के बाद मिलेगी, उसका नॉलेज मैं भाई आपको बता भी नहीं सकता हूँ। बाकी आप जो फैसिलिटी की बात कर रहे हो उसमें ऐसा है कि हम रेलवे को गोद, मतलब रेलवे ने हमें गोद ले लिया, ऐसा समझ ट्रेनिंग के बाद। हाँ, ट्रेनिंग के बाद से या ट्रेनिंग की स्टार्टिंग से ही वो चीजें उनके उसमें रहती है। अच्छा, तो मतलब कि जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हुई आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी? हाँ, ज्वाइनिंग के टाइम पे, ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के टाइम पे मेरी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम पे मेरी सैलरी बनने लगेगी और डीए जो शायद बेसिक पे और डीए बनेंगे अभी पहले। फिर उसके बाद बेसिक पे और डीए के साथ-साथ और अलाउंस होते हैं। जैसे एचआर आता है, होम अलाउंस में आ जाता है और अच्छा। उसके बाद और भी चीज़ें आती है जिसका नॉलेज मुझे खुद नहीं है भाई, मैं इसलिए आपको बता भी नहीं पाऊँगा। सही है, क्योंकि हम इसके हाँ बाद भाई। जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो इन्होंने हमें पहले ही आश्वस्त कर दिया है कि हम इसके बाद एक और इंटरव्यू लेंगे जिसमें हम रेलवे से संबंधित, ट्रेनिंग से संबंधित या सैलरी अलाउंस से संबंधित सभी क्वेश्चनों का जवाब देंगे। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएँगे, जो कि ट्रेनिंग के बाद होने वाली है। तो मैं इस इन सभी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ अलग से सवाल तैयार किए थे आपके लिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपके मन में सबसे पहले सरकारी नौकरी का ख़्याल और कब आया? भाई मैं आईटीआई थी, मैं आईटीआई करता था, तो मेरी मतलब आईटीआई करने के बाद मुझे खुद को लगने लगा कि यार मैं काफ़ी फ्री टाइम में बैठा हूँ। अच्छा। और भाई मैं जिस गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे मेरे भैया हूँ, मेरे बड़े भाई हूँ और कुछ मेरे साथी भी पहले ही ऑलरेडी नौकरी में लग चुके थे। अच्छा। और मुझे कहीं न कहीं मुझे लगा था कि यार ये एकमात्र ऐसा रास्ता है, यहाँ पे आपको कोई सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ सिर्फ़ आपको मेहनत काम आती है। अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप यहाँ आराम से सक्सेसफुल हो जाओगे, थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क को ध्यान देना पड़ता है बस। अच्छा, तो तैयारियों के वक़्त इस सोच के वक़्त कि आपने एक बार तैयारी तो शुरू कर दी कि हाँ, मुझे तैयारी करना है सरकारी नौकरी की। लेकिन जब कई बार होता है ना कि हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो थोड़े वक़्त के बाद हमें लगता है कि यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद मैंने इसकी शुरुआत गलत करी, तो ऐसा ख़्याल कभी आपके मन में आया था? हाँ भाई, स्टार्टिंग में आया था, या समझ लो कि 2-3 एग्ज़ाम से जब बाहर हुआ था ना, मतलब बहुत एग्ज़ाम से बाहर हुआ, पर अच्छा। 2-3 जो एग्ज़ाम में उम्मीदें थी, हुँ, हुँ। वहाँ से बाहर हुआ था, तो तब लगा था कि यार गलत फ़ील्ड में आ गया, शायद मैं इस लायक भी नहीं हूँ, अच्छा। या शायद मैं इस फ़ील्ड के लिए बना भी नहीं हूँ। हुँ, हुँ। इसके बाद अगर मैं पूछूँ आपसे, तो आपका डेली रूटीन कैसा था कि आप किस प्रकार से अपने आप को तैयारियों के प्रति लगाए रखते थे? भाई पहले मैं जब स्टार्टिंग करी थी कुछ सालों से, मैं मतलब अपने हिसाब से पढ़ता था, कभी पढ़ना, कभी कुछ करना, कभी मतलब हर चीज़ों में अपने को अवेलेबल रखता था। पर धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मुझे अगर वाक़ई में अगर नौकरी चाहिए तो मुझे मेन फ़ोकस मेरी पढ़ाइयों पे करना पड़ेगा। हुँ। जैसे मुझे, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं रियल बताऊँ ना तो मेरी फ़ेवरेट नौकरी थी एलपी। एल तो मुझे इसी फ़ील्ड में जाना था, तो इस जैसे ही ये आया था, क्योंकि 6 साल के बाद आई थी ये वैकेंसी। अच्छा। तो ये शायद मेरे लिए आखिरी मौका था, तो हुँ, मुझे लगा कि अब मुझे मेन फ़ोकस इसी पे करना पड़ेगा। तो मैंने अपना डेली रूटीन क्या कहूँ भाई, मेरा उठना से सोने तक का पूरा टाइम सिर्फ़ पढ़ाई में इन्वॉल्व था। क्या बात मैंने सब चीज़ों से दूर बना लिया था खुद को, है। मैं सिर्फ़ पढ़ाई से मतलब रखता था। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था दुनिया में क्या चल रहा है या और भी चीज़ों में क्या चल रहा है। अच्छा। मैंने एक ही चीज़ सोच के रखी थी कि जिस दिन सिलेक्शन लाऊँगा ना, हुँ। तो उस दिन सिर्फ़ एक ही चीज़ मुझे याद करना है कि मैंने आगे पीछे कोई गलती नहीं करी इस बार। हुँ, हुँ। बहुत अच्छी बात है कि आपने वाक़ई में अपनी डेली रूटीन, अपनी तैयारियों को एक सफलता के शिखर तक पहुँचाया है। मेरा अगला सवाल है कि आजकल हम देखते हैं कि लोग तैयारी तो कर रहे हैं, स्टूडेंट तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, तो आपने अपने आप को उस सोशल मीडिया के दौर से, दोस्ती यारी के दौर से, क्रिकेट के शौकीन भी रहे हैं आप, उन सभी चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचाया? भाई मैं पहले बहुत चीज़ों से बाहर हो चुका हूँ, उसकी हुँ। गलतियाँ यही थी। अच्छा। तो मैंने सोशल साइट से खुद को ऐसा कर लिया था, जैसे सारे अकाउंट मेरे डीएक्टिवेट कर दिए थे मैंने। अच्छा, सोशल मीडिया से। हाँ, और मेरा आज भी अगर आप चेक करोगे मोबाइल, तो हर चीज़ों का नोटिफ़िकेशन ऑफ है। अच्छा। मेरी स्क्रीन पे कभी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया। हुँ, हुँ। मैंने बोलो मतलब सोशल साइट से तो खुद को दूर कर ही करा था। हुँ। वो भी मेरे साथी जो मतलब साथ में रहते थे, दोस्ती यारी भी मेरी बहुत अच्छी थी। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे मैं इस गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, यहाँ ऑलरेडी जॉब में है, हुँ, हुँ। तो सपोर्टेड बंदे थे मेरे। ठीक है भाई, जैसे शादी या किसी की भी कुछ भी प्रोग्राम वगैरह रहता था, मैं बोल देता था भाई मेरे पेपर है, तो फिर ठीक है भाई तू पढ़ाई कर, तू सिलेक्शन ले ले, हुँ, फिर बढ़िया तेरे को जो लगे वो करना। क्योंकि हुँ। सपोर्ट अगर आपको पीछे फैमिली के सपोर्ट के साथ-साथ आपके दोस्तों का सपोर्ट भी दोस्तों को भी चाहिए था। सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और फिर मेरे भैया लोग जो लगे थे वो भी बताते थे भाई तू इन चीज़ों से दूर रहे, एक बार खुद को दे। हुँ, हुँ। खुद को पूरा देने के बाद अगर तू नौकरी नहीं लगा तो तू खुद से बोल देना कि भाई मेरी किस्मत में नहीं था। हुँ। पर इन चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करता था, क्योंकि मैं
अगर किसी चीज में गया हूँ और हम्म, मैंने खुद को दिया है तो मैं वहां कुछ ना कुछ करके निकला हूँ। सही है। तो जब आपने अपने आप को सभी चीजों से दूर करा, सोशल मीडिया से, दोस्ती यारी से, तो कहीं ना कहीं फिर से आपने एग्जाम दिए होंगे, तो क्या उसके बाद परिणामों में परिवर्तन हुआ, पहले से अच्छे नंबर आने लगे थे? हाँ भाई, बहुत, मतलब मैं पहले घूमता फिरता और दोस्ती यारी के साथ रहता था, हम्म, पर जैसे ही मैं लोगों से दूर रहने लगा, सोसाइटी से दूर रहने लगा, हम्म, तो मेरी पढ़ाई सुकून बन गई थी। हम्म, फिर मुझे सुबह, मतलब रातों में भी महज़ के सपने आते थे, ट्रेड के ख़्याल आते थे हम्म, और सपनों में भी मेरी पढ़ाई आने लगी थी। अच्छा, तो मुझे लगने लगा था नहीं यार, सुकून है। पढ़ाई को अगर ईमानदारी से, मतलब मनोरंजन के हिसाब से लाओगे ना तुम, हाँ, तो सबसे मज़ेदार है पढ़ाई। भाई पढ़ाई, पढ़ना ही क्या है यार, बैठ के पढ़ना है और पढ़ना है, उसमें आपकी नॉलेज बढ़ेगा बिल्कुल सही। और आपकी करियर मतलब आगे बढ़ेगा। हम्म, तो बस उसी में लगा रहा और हम्म, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे और मुझे समझ में आ गया था कि यार मेन फोकस यही था और मैं इसी गलती के कारण आज हूँ, यहाँ हूँ। अच्छा, वरना मेरा सिलेक्शन आज से कहीं साल पहले हो जाता। क्या बात है। तो जैसे कि आपने बताया कि सभी चीज़ों को दूर कर चुके थे और उसके बाद रिजल्ट में भी अच्छा होने लगा था। तो आप लगातार कितने सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक कितने एग्ज़ाम दिए हैं, जिनमें लगातार असफलता मिलती मिलती रही है आपको? भाई मैं लगभग 19 से लगा हुआ हूँ, तो 19 के बाद जैसे कोरोना आ गया था, हुँ, तो कोरोना में तो सभी लोग पढ़ाई क्या भाई सभी चीज़ों से दूर हो गए थे। हुँ, तो हुँ, मैं भी कोरोना के टाइम पे दोस्त वगैरह सब आ गए थे, तो बस पुरानी फील्ड में फिर घुस गए हम, क्रिकेट वगैरह खेलने लगे। हाँ, हर गाँव पे क्रिकेट, मतलब गाँव-गाँव क्रिकेट खेलने लगे और खुद को एंटरटेनमेंट करने लगे। हुँ, भैया लोगों या दोस्तों लोगों के साथ घूमना-फिरना, मतलब नहीं जो घूम सकते थे लॉकडाउन में, लेकिन अपने गाँव में बैठना, हुँ, हुँ, उठना चालू कर दिया और पढ़ाई से फिर दूर हो गया था मैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने 2021 में, जो 2019 में आई थी, मतलब ग्रुप डी और हुँ, एनटीपीसी जिसके फॉर्म मैंने भरे थे, हुँ, तो 2021 में जिसका पेपर होना था, तो फिर अच्छा, कोरोना के बाद फिर कंटिन्यू, फिर मैंने सोचा भाई अब पेपर आने लगे, अब पढ़ाई चालू करना पड़ेगा। हुँ, तो फिर मैं पढ़ाई की तरफ फिर वापस आ गया था और फिर पढ़ाई, मतलब सब भैया लोगों में उन लोगों के साथ फिर पढ़ाई करने लगा था। अच्छा। तो ऐसा कोई सा एग्ज़ाम जिसमें आप बहुत सफलता के करीब तो पहुँच गए हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिली है, कहते हैं कि यार मैं तो 0.1 नंबर से, 0.2 नंबर से, 1 नंबर से रह गया, ऐसा आपके साथ हुआ है? भाई मैं हर फील्ड में रहा हूँ, मेडिकल, फिजिकल, हुँ, मेरिट, टाइपिंग, मतलब पेपर ऐसा ही नहीं है कि मेरा नहीं निकला। पेपर अच्छा, इतने निकले हैं कि शायद मेरे को लगता है जितना मैंने टाइम दिया ना, हुँ, और कहीं न कहीं आज मैं यहाँ हूँ, हुँ, यहाँ तक पढ़ा हूँ, तो हुँ, उसका कारण वही है कि मेरे कंटिन्यू एग्ज़ाम निकले, हुँ, तभी मैं खुद को मोटिवेट कर रख पाया कि यार भाई कहीं न कहीं तो मेरा लक होगा, कहीं न कहीं तो मेरी किस्मत काम करेगी। हुँ, और कुछ एग्ज़ाम नहीं, मैं बहुत एग्ज़ाम हूँ भाई जिससे बारीकी से बाहर आया हूँ। अच्छा, जैसे ग्रुप डी की बात करूँगा, तो ग्रुप डी ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें मैं, उस टाइम पे मेरे को लगा था यार मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ, क्योंकि इतने नंबर आने के बाद अगर मैं मेरिट से अनफिट हुआ, मतलब मेरिट से बाहर बाहर हुआ हो हूँ, चुका। हुँ, तो उस टाइम पे इंसान टूट जाता है। हुँ, तो मैं कुछ अभी भी मेडिकल, मतलब मैं ग्रुप डी की मेरिट से बाहर हुआ, तो अभी भी वेटिंग में था, तो मैं 0.22 से, या पॉइंट, हाँ मतलब 0.2 या 25 से बाहर था। अच्छा, तो भाई ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद मैं एसएससी जीडी 3 बार क्वालीफाई करा था, तो एक बार तो खुद ही भाई फिजिकल देने नहीं गया था और उसका भी कारण ये था कि मैं इसलिए देने नहीं गया था कि 21 का टाइम था, निकला था, तो मैंने सोचा यार इतनी जल्दी अगर मैं नौकरी लग जाऊँगा तो फिर हुँ, आगे की लाइफ में करूँगा क्या? सही है। पर भाई उस टाइम पे गलती थी शायद वो मेरी। फिर हुँ, दूसरी बार मैं फिजिकल देने गया एसएससी जीडी का, तो फिजिकल नहीं निकला हुँ, और तीसरी बार मेडिकल अनफिट हो गया था। और उसके बाद फिर जैसे एनटीपीसी बताया था मैंने हुँ, कि 2022 में फिर मेरा एनटीपीसी था। अच्छा, तो एनटीपीसी में मेरे पूरे एग्ज़ाम हो गए थे, बस लास्ट में टाइपिंग से बाहर हो गया था। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यू मेरे एग्ज़ाम निकले हैं, पर एमपी पुलिस एकमात्र एग्ज़ाम था जिसमें शायद इस साल मेरा जो भी देखा है वो निकल जाएगा, निकल जाएगा। बाकी अभी तक नहीं निकला। हाँ, एमपी के एग्ज़ाम भाई मेरे कोई से भी नहीं निकले, बाकी सेंटर के एग्ज़ाम सब आल है। जितने दिए उतने निकले हैं मेरे। कहीं न कहीं रह गए लेकिन। हाँ, कहीं न कहीं किस्मत कहीं न कहीं हुँ, साथ नहीं हुँ, दिया, हो सकता है भगवान की भी इच्छा थी कि जो मेरी पसंदीदा नौकरी थी वही मिलती, क्योंकि आज हाँ, मैं कहीं न कहीं नौकरी करता तो इस हुँ, चीज़ की इसकी तैयारी तैयारी नहीं नहीं कर कर नहीं पाते, पाता। सही बात। तो लगातार असफलताओं के बाद आप एक समय होता है कि हम भी टूट जाते हैं, घर वाले भी हमें कुछ न कुछ बोलने लगते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि पढ़ाई के बीच आपको मम्मी-पापा या घर वालों ने ऐसा बोला हो कि यार विक्की अब क्या पढ़ाई करना, बार-बार तो फेल हो रहे हैं। ऐसा कभी कुछ सुनने को मिला है घर वालों से? नहीं भाई, मैं आपको बताऊँ, मैं जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे मतलब पापा-मम्मी, चाचा-चाची हुँ, और चाचा-चाची के 2 लड़के हैं, हुँ, दोनों भाई और एक मेरा खुद का भाई है अच्छा, और मेरी दादी। तो और भी भैया, मतलब जो हुँ, मतलब बाहर रहते हैं, मेरे बड़े पापा भैया। हुँ, मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने मेरे से कभी ऐसा बोला होगा कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या बात है। और हमेशा एक ही बात बोलते थे कि तू तू एकमात्र इंसान है जिस पे हमको पूरा विश्वास है कि तू कभी गलत चीज़ नहीं करेगा। हुँ, सही है। और कहीं न कहीं तू मेहनत कर, कहीं न कहीं तेरी किस्मत में नौकरी लिखी है,
कहीं ना कहीं तुझे मिलेगा, और ना भी मिले तो तू जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे हमें हमेशा गर्व होगा। और जब भी मुझे टूट जाता था भाई, जो कि जैसा आपको पता है कि कोई भी कंपटीशन वाला बंदा है ना टूट जाता है, और मैं बोलता हूँ कि 100 लड़के जैसे लगे तो कम से कम 98% लड़के वो होते हैं जिनको फैमिली सपोर्ट की जरूरत होती है, फ्रेंड सपोर्ट की जरूरत होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो बस 98 में मैं आता हूँ। कुछ भी नहीं था, मेरे घर वाले फुल सपोर्ट थे, मम्मी पापा चाचा चाची फुल सपोर्ट थे। और मेरे चाची और मम्मी सिर्फ एक ही बात बोलती थी, बेटा तू तेरे कर्म सही कर, तू तेरी मेहनत ईमानदारी से कर, भगवान तुझे ऐसा कुछ देगा जो तेरे लिए अच्छा होगा। क्या बात। तो ये तो रही अपने फैमिली के सपोर्ट की, मम्मी पापा के सपोर्ट की, भाइयों की सपोर्ट की। कहीं ना कहीं इस बीच हमें हमारे गुरुजनों को भी याद करना चाहिए जब इस तरीके की हम बातचीत करते हैं। तो आपके सबसे पहले तो स्कूलिंग शिक्षा के गुरुजनों की बात करते हैं, उनका कैसा सपोर्ट रहा, उनका कैसा मार्गदर्शन मिला, उसके बाद कोचिंग के टीचर्स की पर आएंगे। भाई मैं मतलब 10 तक की पढ़ाई मेरी स्कूल गांव से रहा है, और आज हमारे बीच हमारे सर नहीं है, लेकिन उनके दिए गए मार्गदर्शन स्वर्गीय श्री महेश जी के साथ थे। मतलब उनकी जो शिक्षा दी है ना उन्होंने हमें किसी भी इंग्लिश मीडियम से कहीं ज्यादा है भाई। अच्छा। मैं नहीं, उनके हर स्टूडेंट आज एक अलग ही मुकाम पे, हर व्यक्ति सक्सेसफुल है। उनका खुद का लड़का या फिर मेरे साथ जो लगे हैं लोग, अधिकतर लड़के उन्हीं से पढ़े हैं। अच्छा। उनकी 10वीं तक उन्होंने जो शिक्षा दी है ना गांव पर रह के, वो बहुत अलग थी भाई। उन्होंने उस काबिल बना दिया है कि आज कहीं भी बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं कि हम गांव से पढ़े हुए हैं। क्या बात है। हम इसके बाद बात करेंगे, जैसे कि आपने 2019 से बताया कि तैयारी का सफर शुरू करा है, तो कहीं ना कहीं आपने कोचिंग ज्वाइन की होगी, लाइब्रेरी ज्वाइन की होगी और वहाँ पे टीचर्स मिले होंगे। ऐसे आपके जीवन में जो सबसे तैयारियों के प्रति आपको प्रेरित करते रहे, उसमें लगाए रखे, कौन से ऐसे टीचर है जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? भाई मैं स्मार्ट पायोनियर मतलब एक संस्था है सूर्य मालवा में, तो सूर्य मालवा तो छोड़ो भाई, मेरे को लगता है कि बाहर के भी जितने भी शहर है ना, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली कोचिंग है हमारी स्मार्ट पायोनियर। सूर्य मालवा में। वहाँ पे मतलब धनराज सर है, जो वहाँ पर मतलब प्रिंसिपल ही मान लो, कोचिंग के प्रिंसिपल या कुछ भी मान लो तुम्हें। तो वो सर है ना मेरे लिए प्रेरणादायक था, क्योंकि जब भी मैं डिमोटिवेट या जब भी कुछ भी लगता था, मैं सर के साथ बैठ जाता था। सर ने मुझे हमेशा यही बताया कि तू लगा रहे, कहीं ना कहीं मिल जाओगे। भाई इतना सपोर्ट करते हैं यार, मैं नहीं, जितने लड़के वहां पे आते थे उन्हें फाइनेंशियल और भी चीजों में सपोर्ट करते थे, और हर चीज में सपोर्ट करते थे। क्योंकि कोई बंदा अगर 20 साल से उस फील्ड में ना, सर 20 साल से कम वो फील्ड में, और इतने सिलेक्शन दे चुके, हमारे गांव के पूरे लड़के वहीं से लगे हुए हैं। अधिकतर मतलब 1-2 होंगे जो बाहर से भाई जो एसएससी फील्ड में है, पूछ लेते थे। सर ने हर चीज में हमें सपोर्ट करा था। आपको एक इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताता हूँ कि मैं जब ITI आता था सिवनी मालवा, तो मैं उस कोचिंग में सिर्फ 2 दिन बैठा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे समय प्रबंधन में कमी होती थी, क्योंकि हमारा जो गांव था यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और सुबह कोचिंग आना पड़ता था 7 बजे, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था। उस कारण मैं सिर्फ 2 दिन गया था कोचिंग और मैंने छोड़ दी थी वो कोचिंग, और फिर मैंने ITI कंटिन्यू करा था। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जब आपका रिजल्ट आया, फाइनल मेरिट बनी है सभी चरणों को पास करने के बाद, तो उस वक्त जब आपने लिस्ट में अपना नाम देखा था, तो अपने आप की फीलिंग को कैसे बयां करेंगे? अलग ही सुकून मिलता है यार, क्योंकि इतने साल का स्ट्रगल, इतने पेपर से बाहर होना, फिर फाइनली अपना नाम देखना, भाई एक अलग ही मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। क्योंकि कुछ सपना रहता है ना जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, जिनमें लोग भी कहते हैं कि जो यार क्या करेगा तू, अपने आप को भी लगता है कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आपको बताया मैंने कि ऐसी फील्ड से बिलोंग करता था कि किसी को अगर मैं बोलता था ना कि मैं पढ़ाई करता हूँ या कंपटीशन की तैयारी, तो मुंह पे ही बोलते थे, पीठ पीछे का भाई मेरे तो मुंह पे बोल देते थे कि यार तू क्या ही करेगा, क्या ही बनेगा। अच्छा। पर वो देखा था ना नाम, जब अलग ही सुकून था। तो सबसे पहले मैंने अपने घर गया, बढ़िया मेरी मम्मी चाची बैठी थी, तो उनको ही बोला था कि अब तुम्हारा बेटा विक्की बनीटी नहीं, असिस्टेंट लोको पायलट विक्की बनीटिया बन चुका था। क्या बात। तो एक सुकून ही अलग था। और भाई मेरे से ज्यादा शायद खुशी मेरे घर वालों को थी, क्योंकि मम्मी चाची चाचा जी पापा जी, इनको अलग ही खुशी और अलग ही प्राउड हुआ मेरे से। सही है। तो सिलेक्शन के बाद आपके प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं, किस प्रकार की फीलिंग आती है? ये उस समय से बिल्कुल अलग है कि जिस प्रकार आप तैयारी के समय में अपने आप पढ़ाई के को समय देते थे, क्या अब फीलिंग में कुछ चेंज हुआ है? हुआ है ना भाई, अब सोना फुल सोते हैं। अच्छा। बिंदास है भाई, कोई टेंशन नहीं बचा है, क्योंकि लाइफ में टेंशन था, टेंशन और भी होते हैं लाइफ में, लेकिन एक ये टेंशन ऐसा था भाई, बेरोजगार इंसान का टेंशन बहुत बड़ा होता है। और एक वो धब्बा टाइप का रहता है कि आप कहीं भी बैठोगे ना, आपको सवालों के जवाब देना पड़ता है। क्या बात है।
तो जब नौकरी लगा था ना, तो एक सुकून से सोना सीखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि तैयारी और 2024 से 2025 पूरा खत्म होने वाला है, मतलब खत्म ही हो गया है। हाँ। इस बीच में मैं नहीं सोया, अच्छा, मतलब ठीक से कभी नहीं सोया, ठीक से कभी नहीं सोए। कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी सो जाता था, कभी बहुत कम है कि 6 घंटे सोया, 6-7 घंटे बहुत कम सोता था। और सीबीटी 2 के टाइम तो मैं नहीं सोया भाई, 6 घंटे तो सोए ही नहीं। टाइम को मतलब ऐसा कर लिया था मैंने कि यार पढ़ाई सुकून बन जाता, पढ़ाई पर कर लेता था तो ऐसा लगता था कि यार सो ही जाऊं मैं। तो बस सुकून, और फिर उसके बाद स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगी लोगों से, और फिर लोगों को पता धीरे धीरे पता चलने लगा। मैंने खुद में नहीं बताया भाई, और मैं अच्छा। बताना भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना छुपा के रखा ना, मुझे मेरे को सुनना था वापस, उन लोगों की गाली सुनना था मुझे, जो कहते थे ना कि भाई क्या कर पाता। मैं वापस उन लोगों के बीच में जाने लगा जो मुझे कहते थे भाई तू कब तक पढ़ता रहेगा। मैं सुनता था, उनको पता नहीं रहता था, वो बोलते रहता था, फिर मेरे को सुकून मिलता था। अब बोलो भाई बोलो, पता चलेगा जब खुद समझ में आ जाएगा, मेरा रिजल्ट ही सब कुछ बयां करेगा, बयां कर जैसे देगा। सही है। लेकिन ये मतलब सुकून है भाई। और यार देख, उसके बाद है ना, एक ऐसा लगा कि अब अपन किसी को कुछ बोलेंगे ना तो पब्लिक अपनी सुनेगी। और भाई मैंने किया है, और मैं जिस आज भी अपन जी वीडियो बनाएंगे ना, तो इसमें मैं एक कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल, जो बोलूंगा ना अपन रियल लाइफ। क्योंकि कुछ लोग करते हैं कि एडिट करके लाइफ को कुछ अलग ही बताते हैं। मेरा इंटरव्यू लेने का भी मकसद भी यही था, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जो बचपन से स्कूलिंग करता है तो फर्स्ट वेंचर होता है, अच्छे रिजल्ट के साथ पास होता है, कॉलेज जाता है, अच्छे नंबर लाता है, अच्छा पैकेज उठाता है। लेकिन आपका जीवन और आपका जो स्कूलिंग शिक्षा थी वो बिल्कुल इस रिजल्ट के अलग था। एक स्कूलिंग शिक्षा में आपने अलग किया, कॉलेज लाइफ में एक बिल्कुल अलग किया, उसके बाद आपने तैयारी में भी इस तरीके का रिजल्ट आया, वो बिल्कुल अलग है। इसलिए मेरा मकसद था कि मैं ऐसे ही व्यक्ति का इंटरव्यू से मेरे इस अगले कार्यक्रम की शुरुआत करूं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपकी तैयारियों में और आपकी बातों में सच्चाई है, वो हमें बहुत प्रेरणा देती है। तो मैं अगला सवाल ये करूंगा कि आपके द्वारा ऐसी 3 नसीहतें दी जाए उन विद्यार्थियों को जो कहीं न कहीं वो गलती कर देते हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आप ऐसी 3 कौन-सी नसीहतें देना चाहेंगे पीछे के विद्यार्थी को, या जो आपके साथ में अभी भी लगे हुए हैं, जिनसे गलती ना हो और वो इस प्रकार की परीक्षाओं में पास हो सकें? भाई मैंने भी बहुत गलतियां करी थी, तो मैं लोगों से यही बोलूंगा, मतलब अपने दोस्तों से, स्टूडेंट से, सभी से यही बोलूंगा कि भाई अगर तुम इस फील्ड में आए हो ना, तो खुद को झोंक दो, या तो मिलेगा या तो फिर डूबेगा। पर इस ये कंपटीशन ऐसी फील्ड में अगर आपने खुद को दिया है ना, तो बन जाओगे, और ना भी बने ना भाई, तो लाइफ में बहुत कुछ करोगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मेहनत ईमानदारी से करना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, लगे रहो ना, एक ना एक दिन रिजल्ट मिलेगा। और किस्मत, भाई किस्मत भी कहीं ना कहीं फेस करते हैं। तो मैं सभी से बोलूंगा थोड़ा सा अपनी जो कल्चर से, जैसे कि आप मंदिर वगैरह जाना चाहिए। भाई मंदिर एक सुकून है, भगवान के साथ में आप जाओगे ना, तो आप खुद से लगोगे, अलग से फीलिंग आई। अलग ही भाई, अलग लगेंगे, क्योंकि भगवान से आप कनेक्टेड हो जाओगे ना, तो आप खुद से हो जाओगे, अलग ही चेंज आता है। क्या बात है। कहें कि कुछ सीख देने लायक की ऐसी बात जो हम अपने जीवन में लाएं और उसको अग्रसर करते हुए परिवर्तन करें, एक ऐसी बात जो आपके दिल से निकलती हो और हर हर एक स्टूडेंट, हर एक युवा को कहना चाहते हो आप? भाई विश्वास रखना चाहिए खुद पे। अगर आप किसी चीज में घुसे हो, मतलब पढ़ाई का बता रहा हूँ मैं, जैसे पढ़ाई में था, क्रिकेट में, भाई क्रिकेट में मैंने पूरा टाइम दिया है, घूमने फिरने में मैंने फुल टाइम दिया है, लोगों के साथ मिलना, नए नए लोगों, नए नए दोस्त बनाना, उसमें भी पूरा टाइम दिया है, पढ़ाई में लगा हूँ तो पूरा टाइम दिया है। तो जिस चीज में आप गए हो ना, ईमानदारी से करो, क्योंकि आप खुद से बेईमानी कर सकते हो। अगर आप खुद से बेईमानी करोगे ना, तो ऊपर वाला भी साथ नहीं देगा। इसलिए आप खुद से ईमानदारी रखो, और खुद का जितना होना उतना ईमानदार रहो, और घर वाले से झूठ मत बोलो। भाई जो है ना, वो घर वालों को क्लियर बताओ, क्योंकि वो झूठी उम्मीद ना रखे तुमसे। बिल्कुल सही बात। मतलब बहुत ही अच्छी बातें कही हैं कि अपने आप पर विश्वास, घर वालों के साथ और उनके प्रति सच्चाईता के साथ हमेशा पेश करना चाहिए अपने आप को, जिससे वो भी सपोर्ट करे और आपके अंदर एक विश्वास भी जागृत हो, जिससे कि आप अपनी मेहनत, अपनी कामयाबी के प्रति काम करते रहें, अग्रसर रहें। मेरा अगला सवाल ये है कि मैं आपको कुछ सालों से या कुछ दिनों से देख रहा हूँ और हनुमान जी के प्रति कुछ ज़्यादा ही अपने आप को विलीन रखते हैं, लगाए रखते हैं उनके आस्था के प्रति। तो क्या कारण है? भाई सही बोलूँ ना, मतलब मैं भगवान के प्रति, भाई हिंदू तो भगवान के प्रति तो समर्पित हर इंसान रहता है, पर मैं थोड़ा मंदिर वगैरह जाना कम रहता था। मेरी चाची ने कंटिन्यू मुझे टोकती रहती थी कि भाई तू भगवान को माना पूछा कर, भगवान बिना कुछ भी नहीं है। तो
मानता पूछता था, लेकिन ऐसा कंटिन्यू नहीं जाता था मंदिर वगैरह, या कंटिन्यू नहीं रहता था मेरे, कभी जाना कभी नहीं जाना। तो डराना धमकाना मम्मी ये करने लगी थी, नहीं तू मंदिर को पहले भगवान को कर, पढ़ने पढ़ने से थोड़ी ना कुछ होगा। फिर मुझे लगा यार कहीं ना कहीं मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो फिर मैं भगवान के प्रति हुआ भाई, धीरे 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 इतना हुआ कि यार ऐसा लगने लगा कि यार बाकी में यार कहीं ना कहीं मेरे पेपर में मेरे से ज्यादा मेरे भगवान की कृपा रही मेरे। तो ऐसे एक दो इंसिडेंट बताइए जहां पर आपको लगा कि यार वाकई ये तो मैं नहीं कर पाता था, लेकिन ये यहाँ पर भगवान की भक्ति का परिणाम ही है जो कि इस तरीके का काम सफल हो पाया है। एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे। हाँ भाई, जैसे मतलब मंदिर में कंटिन्यू जाने लगा था, तो मेरे में खुद में बहुत चेंज आने लगे थे। अच्छा। और उसका बाद मतलब मालिक जैसे हनुमान जी है, तो वो मतलब भगवान की कंटिन्यू जितने मंदिर वगैरह है, जैसे छिंदधाम है और इटारसी वाले मंदिर है, उसके बाद हमारे शिवनेमालवा हनुमान मंदिर है, मेरे गांव के खुद के हनुमान मंदिर है, और वहाँ पे मतलब राम मंदिर है, वहाँ पे मैं जाने लगा था। तो कुछ ऐसी चीजें हुई है जो बहुत अलग थी, जैसे कि मेरा सीबीटी 1 मंगलवार को, सीबीटी 2 मंगलवार को, साइको मंगलवार को, उसके बाद मेरा मेडिकल जिस दिन फाइनल हुआ वो भी मंगलवार था। मंगलवार सोमवार, लगभग मेरी मंगलवार सोमवार के अलावा तीसरा दिन ही नहीं आया, मतलब हर चीज मेरी मंगलवार को हुई, हर चीज मंगलवार को हुई, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बात होती है। और जितने पेपर निकले 2024 में, मेरे इतने पेपर निकले भाई कि हर हर पेपर मंगलवार को। अब मैंने जैसे आपको बताया कि एमपी पुलिस मेरा अभी तक नहीं निकला, पर वो पेपर मेरा मंगलवार को था, और उसकी पूरी उम्मीद है आपको निकलने की। अरे भाई बहुत नंबर है मेरे, क्या बात क्योंकि 24 में मेरे बहुत एग्जाम निकले, एनटीपीसी निकला वो भी मंगलवार को था, मतलब ग्रेजुएशन वाला मंगलवार को था। उसके बाद मेरा टेक्नीशियन जिसमें मैं बाहर हुआ था भाई, जैसा आपने मतलब लास्ट एग्जाम जिससे मैं बहुत बुरा बाहर हुआ वो टेक्नीशियन थे, मेरे उसमें 84 नंबर थे। जैसे मैं कुछ से बाहर था भाई, इतना उम्मीद नहीं था कि इतना कट ऑफ जाएगा, टेक्नीशियन का जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है इस साल का, तो वो भी मंगलवार को था। तो ऐसे भगवान की कृपा हनुमान जी के ऊपर इसलिए मैं इतना हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं दद्दा का आशीर्वाद है, दद्दा सब कुछ भगवान का भाई, मेरे सिर्फ थोड़ा बहुत करा होगा, बाकी सब कृपा भगवान और परिवार की रही है। सही बात है, करना अपने हाथ में है, देना उनके हाथ में है। कहीं ना कहीं आपकी भक्ति आपके भाव और चीजों में भी दिखता है जी। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अपन मेहनत कर सकते हैं, पर पॉजिटिव वाइब, मोटिवेशन ये सब उन्हीं से आता है। और मैंने बोला ना, मंदिर इसलिए जाना जरूरी है कि आप जाके वहां 10 मिनट बैठोगे ना भाई, आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ भी सही नहीं है सिवाय भगवान के। क्या बात है। लोग कहना करना, क्योंकि अपने ऊपर है करना ना करना, और भगवान देगा उसी को जो मेहनत करेगा। भाई मैंने मेहनत करी है, और शायद उतनी मेहनत नहीं करी जितनी मुझे करना चाहिए था, शायद क्योंकि ये मेहनत अगर मैं पहले करता तो शायद पहले सक्सेस हो जाता। कुछ ऐसी चीज, मतलब कुछ ऐसे भाव या ऐसी कुछ चीज बातें जो आप अपने द्वारा अपने अंदर से कुछ बताना चाहें। भाई सबसे पहले तो कंपटीशन में अगर कोई यहाँ है तो मैं बोलता हूँ हर बंदा सिलेक्शन ले सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप शुरू से टॉपर रहो या सुबह शुरू से पढ़ने में ठीक हो, क्योंकि मैं खुद सेकंड डिवीजन वाला बंदा हूँ, और मैं पढ़ाई से कहीं मेरा ताल्लुक नहीं था, पर मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। और भाई कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन टॉपर से ज्यादा है ना सेकंड डिवीजन या बैक वेंचर या फिर पीछे वाले बच्चे ना इस चीज में सबसे ज्यादा आगे होते हैं। इसलिए अगर कोई इस चीज में आना चाहता है ना, तो बस एक मेहनत ईमानदारी से करना, क्योंकि इसमें पैसे लगते नहीं है, वो मेहनत से जा सकता है, ईमानदारी से जा सकता है, बिल्कुल हो जाता है भाई, सक्सेस हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी प्रेरणादायक बातें बोलने के लिए, लोगों को इंस्पायर, कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस बताने के लिए मुझे या विद्यार्थियों को, या जो इस तरीके की परीक्षाओं में बैठते हैं, तैयारी करते हैं, उनको आपकी बातों से, आपकी तैयारियों से और उनसे कहीं ना कहीं उन्हें एक सीख मिलेगी कि कुछ परिणाम आशा के अनुरूप भी आते हैं, कुछ आशा के अनुरूप नहीं आते हैं। तो आपके इन सभी जवाबों को सुनकर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा, और वो अपने जीवन में भी अब और अच्छी लगन से आपकी बातों को सुनकर तैयारी करेंगे और अपने जीवन में सफल। इस सफलता का कहीं ना कहीं हमारे समाज के युवाओं या जो तैयारी कर रहे हैं उनको प्रेरित करने के लिए कहीं ना कहीं इसे आगे बढ़ाना चाहिए, इस प्रकार की सफलता को। तो ये आग्रह करूंगा कि युवा तक इस तरीके की सफलता का प्रचार होना चाहिए, जिससे कि उन्हें प्रेरणा मिले अपने जीवन में एक नए मुकाम को हासिल कर। पूछना चाहूंगा कि मेरे इस विचार से विक्की जी कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं? जी विक्की जी, क्या कहना चाहोगे? भाई सही बात है, आपने जो बोला लगभग सभी युवा यही चाहता है, और मैं चाहता हूँ हर समाज है ना शिक्षा पर ध्यान दे, क्योंकि अगर युवा को शिक्षा में आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, और फील्ड में तो बढ़ ही जाएंगे, जो और भी लोग बहुत पहले सक्सेस हुए उनको सपोर्ट करना चाहिए भाई, क्योंकि कहानियां और जैसे सक्सेस कहानियां अगर आप नहीं बताओगे ना, तो युवा उस चीज में जाएगा ही नहीं।
और सही उस रास्ते में जाने के लिए आपको वैसे एग्जाम्पल बनाना चाहिए। हम्म, तो मैं चाहूंगा भाई कि और भी लोग आए यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करें, हम्म, क्योंकि और आपकी लाइफ शेयर करने से हो सकता है कोई और वहाँ पे बैठने लायक बने, या हो सकता है यहाँ मैं बैठा हूँ मेरी चीजें कोई सुने, किसी को सही लगे, भाई किसी को गलत भी लगेगी, कोई आपसे नफरत करता, कोई मुझसे नफरत करता हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये कोई छोटी बात नहीं होती है कि इतने लोगों से फाइट करके कोई सिलेक्शन ले रहा है, तो वो इंसान ने कुछ तो पाया है। सही तो बिल्कुल भाई, जिस लोगों को जितने भी जो भी व्यक्ति हो भाई, हम्म, किसी को भी मेरी जरूरत पड़े शिक्षा के क्षेत्र में गाइड करना हो या कुछ भी किसी भी फील्ड में, देखो अगर सही चीज हुई ना तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके की चीजें उपलब्ध कराना विक्की जी। भाई मैं ये बात भी बोलूंगा कि भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि जो आप बहुत बहुत इस धन्यवाद। प्लेटफॉर्म को चालू करा, और बाकी में ये भी तारीफ की बात है कि इस फील्ड में जाने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए, और मुझे भाई विश्वास है कि आने वाले समय में आप इसमें भी अच्छा नाम करोगे, और भी मेरी जगह पे बहुत लोग आएंगे हम्म, जो जो आपके द्वारा और मेरे द्वारा या कोई और भी व्यक्ति के द्वारा और भी लड़के बैठेंगे और भी लड़के आगे बढ़ेंगे। हम्म। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।